गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी गेट। और अपने सिविल इंजीनियरिंग में अपन लोग स्टील स्ट्रक्चर्स ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था अपन लोगों ने, और अपन लोगों ने इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज कर चुके हैं। आज जो अपन टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो है अपना लोगों का एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। अभी तक आप लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, किस तरीके से अपन बोल्ट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से अपन रिविट जो होता है उसको अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, बोल्ट होल वगैरह की मैंने आपसे बातें करी थी। आज मैं आप लोगों को बताने जो जा रहा हूँ उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें वो ये है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए मैंने कोई भी कनेक्शन वहां पर दे चुका हूँ यानी जॉइंट दे चुका हूँ, उसकी मुझे एफिशिएंसी जाननी है कि वो कितना एफिशिएंट है उस चीज को वहां पर लोड को रेजिस्ट करने के लिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि अपन लोग क्या करेंगे, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसी को अपन लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो कल आप लोगों से मैंने तीन चीजें डिस्कस करी थी कि अपन किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। तो पहली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अपन ने बोल्ट स्ट्रेंथ की मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूं एफिशिएंसी निकालने के लिए। फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर, ठीक है, या फिर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने कल फॉर्मूला देखा था, दैट इज VDSB इक्वल्स टू था आपके पास FU बाई √3, ठीक है। यहां पर था अपना NN ANB इंटू NN प्लस NS ASB डिवाइडेड बाय गामा MB डिजाइन में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला था। इसके साथ अपन रिडक्शन फैक्टर ले सकते हैं अगर कोई केस रिडक्शन फैक्टर का आया हो तो। जिन बच्चों ने मेरा कल का लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट होती है वो आप लोग एक बार जरूर देखें। उसमें आप लोगों को रिडक्शन फैक्टर्स कल आप लोगों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, जो मोस्टली आप लोग नहीं बच्चों ने कवर किए होते हैं एज अ रिविजन, ठीक है। उनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ अपन लोगों ने स्ट्रेंथ निकाली है शेयर में। दूसरा मैं कह सकता हूं बेयरिंग कैपेसिटी की अगर अपन बात करें, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट वो क्या होगी अपनी यहां पर अपन देखें तो उसके लिए आप लोगों ने कल फॉर्मूला देखा था 2.5 kb इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू बाई √3। ये अपन लोगों ने बेयरिंग में स्ट्रेंथ निकाल ली थी। केबी एक कांस्टेंट होता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। चार क्वांटिटीज में से आप लोग कह सकते हैं कि चारों में से जो मिनिमम होगा वो अपनी केबी की वैल्यू होती है, और ये अपन लोगों ने कल तक डिटरमाइन किया था। तीसरी चीज अपन लोग यहाँ पर जो एफिशिएंसी के केस में अपन लोगों को निकालना जरूरी है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग तीसरी चीज निकालेंगे, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। यानी जिस प्लेट में आप लोगों ने जॉइंट प्रोवाइड करे हैं आप लोगों को उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। इसको मैं डिजाइन स्ट्रेंथ को आप लोग बहुत सारी चीजों से दिखा सकते हैं कि आप लोग किससे दिखाना चाहेंगे, आप लोगों की मर्जी है कि मैं इसको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से दिखाऊं, DSP से, ठीक है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको आप टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है प्लेट की, इस वजह से वो इसको DP कर देते हैं, यानी डिजाइन स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एक ही चीज है। इसका जो फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज 0.9 ANFU डिवाइड बाय गामा M, ठीक है। गामा M आप लोग जानते हैं दैट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो यहां पर अगर अपन इसकी टर्म्स को मेंशन करें, AN क्या है आपके पास, नेट एरिया, ठीक है। आपके पास यहाँ पर नेट एरिया है, इसको नेट इफेक्टिव एरिया भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेट इफेक्टिव एरिया अपन लोग निकालेंगे किस तरीके से, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक समझाता हूं कि यदि मान लीजिए मेरे पास कोई एक लैप जॉइंट है गसट प्लेट पर, ठीक है, ये मेरी गसट प्लेट थी और इस पर आके मेरा कोई लैप जॉइंट मेरे को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोगों की बोल्टिंग हो रखी है, ये दो बोल्ट्स आप लोगों ने जो लगा रखे हैं, इनका अगर मैं ले लेता हूं कि इनका जो बोल्ट होल है दैट इज D0 एंड दिस इज ऑल्सो D0, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आप लोगों के नेट इफेक्टिव एरिया इस फिगर के लिए AN निकालना चाहूंगा तो वो क्या होगा मेरा, यदि मैं इस प्लेट की जो विड्थ है उसको मैं B मान लेता हूं, तो एरिया मेरा रेक्टेंगुलर है तो मेरा फॉर्मूला जो आएगा दैट इज B, और B में से आप लोगों ने अगर मैं पर पिच बात करूं आप लोगों के, तो दो बोल्ट होल आप लोगों ने माइनस किए हैं, तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल ND0 लिख देता हूँ।
यानी जितने भी आप लोगों के बोल्ट होल होंगे उसको नंबर ऑफ बोल्ट होल से इंटू कराकर मैंने क्या निकाल ली है, उसकी विड्थ जो मेरे को अब मिल चुकी है इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट यानी टी। ठीक है, ये जो केस मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये किसके लिए आ रहा है, चेन बोल्टिंग के लिए, कि आप लोगों ने जो बोल्ट्स लगाए हैं वो एक चेन के फॉर्म में लगाए हैं। ठीक है, अगर ये स्टैगर्ड होगा तो ये आप लोगों का चेंज हो जाएगा, तो चेंज होते ही आप लोगों को फॉर्मूला अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे नेट एरिया आपको समझ में आ गया है। गामा m1 मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, गामा m1 आप लोगों की वैल्यू होती है 1.25 और ये क्या है अपना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो यहां तक अपन इस फॉर्मूले को देखा, Fu आप लोगों का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगी यहाँ पर आप लोगों की, और 0.9 आपका कांस्टेंट हो गया। तो यहां तक अपन लोगों ने प्लेट का क्या कर लिया है, मैं कह सकता हूँ प्लेट की मैंने स्ट्रेंथ जो है वो निकाल ली है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि मेरे को एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर चौथी चीज भी यहाँ पर चाहिए होगी, जैसे उसको मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। यानी मैं ये मान के चलता हूं उस प्लेट में किसी भी तरीके के बोल्ट होल अपन ने प्रोवाइड नहीं किए हैं। अगर उस केस में अगर वो सॉलिड प्लेट होती, ठीक है, या फिर उसको सॉलिड प्लेट, कई बार कई बुक्स में उसको मेन प्लेट से भी डिफाइन कर दिया जाता है कि वो मेन प्लेट है, तो आपको उसके लिए बताना है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। अभी जो अपन लोगों ने स्ट्रेंथ निकाली थी वो किसके लिए निकाली है, वो अपन ने निकाली थी नेट के लिए। तो यहां से अगर मैं कर दूं आप लोगों को, दैट इज VDSP, ठीक है, और सॉलिड प्लेट के लिए मैं S लगा रहा हूं, और कई बार आप लोगों को ये इस तरीके से भी मिल सकता है VDP ऑफ मेन प्लेट। ठीक है, यहां पर जो आप लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज AG यानी ग्रॉस एरिया आप लोगों का इनटू FY डिवाइड बाई गामा m नॉट। ठीक है, ये आप लोगों का जो स्ट्रेंथ निकली है अपन लोग कह सकते हैं, ये आप लोगों की किस बेसिस पर निकली है, आप लोगों की ग्रॉस सेक्शन के बेस पर ये मैंने स्ट्रेंथ निकाली है यहाँ पर। ठीक है, ग्रॉस सेक्शन ऑफ यील्डिंग। ठीक है, अब सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ है अगर आप वो नेट सेक्शन पर निकालना चाहें, यानी मैं नेट सेक्शन के बेसिस पर अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर मैं इसको यूज ना करके आप लोगों के पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, दैट इज आप लोग लिख लें, और दूसरा फॉर्मूला आप लोगों के पास आ सकता है। ये पहला फॉर्मूला मैंने इस वजह से बताया है क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम लोग टेंशन मेंबर में ये तीन तीन फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो हम कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करें सॉलिड प्लेट के लिए। तो आपको जो सॉलिड प्लेट के लिए आपको अप्लाई करना है वो नेट सेक्शन के बेसिस पर, यानी नेट सेक्शन ऑफ रप्चर के बेसिस पर आपको फॉर्मूला यूज में लेना है, क्योंकि आप लोगों ने जो प्लेट की स्ट्रेंथ निकाली है नेट इफेक्टिव एरिया के बेस पर निकाली है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में जो आपको लोगों को फॉर्मूला यूज में लेना है वो कौन सा लेना है, आप लोगों को लेना है VDSP, ठीक है, ऑफ सॉलिड प्लेट। आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा 0.9 AgFy डिवाइड बाई गामा m1। ठीक है, तो ये अब मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है, देखिए आप लोगों को कई बुक्स में इस तरीके से दिया गया होगा कि जो आप लोगों को सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ निकालनी है वो डायरेक्टली आपको कई बार ये फॉर्मूला दे दिया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है कई जो प्लेट वो बुक्स हैं उनमें ये मेंशन नहीं होता है। तो अपन अगर बात करें कि सही डिजाइनिंग की, ठीक है, कि सही तरीके से डिजाइनिंग किस तरीके से होगी, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों से कभी भी आप लोगों का आंसर या फिर अपन कह सकते हैं मार्किंग आप लोगों की कभी भी गलत नहीं होगी। आप लोग ले लें मिनिमम आउट ऑफ 2। ठीक है, और 2 कौन कौन से हैं, मैं कह सकता हूं इसको 4.B इसको नाम दे देता हूं, ये 4.B है। ठीक है, और जो पिछला वाला था उसको अपन नाम दे देते हैं 4.A। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, मिनिमम आउट ऑफ 2 ले रहे हैं, यानी आप लोग 4.A और 4.B में से जो मिनिमम जो वैल्यू है आप उसको ले सकते हैं, और कई बार अपन लोग इसको डायरेक्टली भी यूज में ले लिया करते हैं। ठीक है, तो अगर फिर मैं अगर बात करता हूं अब से आपसे एफिशिएंसी की चारों के बाद, तो देयरफॉर एफिशिएंसी क्या होगी मेरे पास, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट
जिसको अपन नीटा से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? नीटा से इसको अपन शो करेंगे। दैट इज, अपन जब निकालेंगे इसको तो आप देखेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ आई है, ठीक है, यानी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन आप इसको कह लें, ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय, आप लोगों को डिवाइड करना है किससे? आप लोगों को डिवाइड करना है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ, मैं यहां पर आप लोगों को सॉलिड प्लेट मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100 आपको क्या दे देगा? आप लोगों को दे देगा एफिशिएंसी, ठीक है। अब बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन क्या था। तो यहां पर अपन देखेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन या फिर जॉइंट था मिनिमम आउट ऑफ कौन कौन सी, जो अपन वीडी एसबी यानी जो बेयरिंग में स्ट्रेंथ निकाली अपन ने, शेयर स्ट्रेंथ निकाली बोल्ट की वो, ठीक है, और वीडी पीबी यानी जो अपन लोगों ने बेयरिंग में स्ट्रेंथ निकाली उसकी, या फिर अपन लोगों ने जो कह सकते हैं वीडी, जो आप लोगों ने निकाला वीडी नेट सेक्शन के हिसाब से जो आप लोगों ने उसकी स्ट्रेंथ निकाली, उन तीनों में से जो मिनिमम थी वो आप लोगों की यहां पर आएगी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट को आप लोग शो कर रहे हैं वीडी एस पी एस से, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, यानी मैं कह सकता हूं कि इस फॉर्मूले में मिनिमम आउट ऑफ 1 और 2 और 3, यानी इस पेज पर अगर मैं जाता हूं तो इन तीनों में से आप लोगों को शॉर्टर लेना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन कौन सा? शेयर में कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, बेयरिंग में स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, और टेंसाइल प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है उसकी नेट सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 और 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो आप लोगों की स्ट्रेंथ आ रही है 4 में, ठीक है। तो ये आपको जो वैल्यू आएगी वो आपको नीटा आ जाएगी। अब बात करते हैं कि ये जो एफिशिएंसी होती है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी 100 नहीं पहुंचेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अपन मैं आप लोगों से बात करता हूँ 100 क्यों नहीं जा रही है, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी एक प्लेट में मैंने क्या कर चुका हूं, मैं होल कर चुका हूं, यानी बोल्ट होल वहां पर हो चुके हैं, ठीक है। तो यदि किसी भी प्लेट में आप लोग मान के चलें कि आप लोगों ने जो यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ उसका एरिया जब कट आउट हो चुका है, आप उसमें चाहे बोल्ट लगा दें चाहे किसी भी चीज को करें आप लोग, ठीक है, जब इसमें बोल्ट लगाएंगे आप लोग कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पर एम्प्टी रह ही जाएगा, ठीक है, स्पेस विल लेफ्ट। और जब भी आप लोगों का स्पेस लेफ्ट हो जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो आप लोगों की स्ट्रेंथ देगा वो एक सॉलिड प्लेट की बराबर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। इसी वजह से जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी 100% तक नहीं जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं आपसे एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट में, दूसरा जो आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट होता है कि ये मैंने आप लोगों को निकाल दिया था क्या, कि मैंने एक जॉइंट के हिसाब से एक बोल्ट के हिसाब से भी मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, और यदि आप लोगों के पास वाइड प्लेट्स आ जाती हैं, ठीक है, यानी जिनकी विड्थ काफी ज्यादा है, तो उस केस में अपन जो एफिशिएंसी निकालते हैं वो पर पिच निकाल लेते हैं, ठीक है। पर पिच निकालने का मतलब है एक पिच में किसी प्लेट में अगर मैं मान के चलता हूं कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स लगे हैं वो एक पिच में सारे के सारे अपन लोगों को काउंट करने होते हैं। और अगर वो एक छोटी प्लेट है तो आप सिर्फ एक बोल्ट को कंसीडर करके भी आप लोग ये स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिर्फ यहाँ पर जो फर्क आएगा दैट इज पर पिच आ जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन जो आप लोगों ने किया है पर पिच आप लोगों को यहां पर ले लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों को जो स्ट्रेंथ लेनी है सॉलिड प्लेट की, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट आप लोगों को यहां पर ले लेना है। तो सॉलिड प्लेट पर पिच ही आएगी आप लोगों की, आप लोग कह सकते हैं,
ठीक है, उसमें कोई भी वो नहीं हो रहा है, आप लोगों को डिफरेंस मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो यहाँ तक इसको अपन इंटू बाई 100 कराएंगे ही, क्योंकि एफिशिएंसी अपन को परसेंटेज में चाहिए। तो एफिशिएंसी की जो मैंने बात करी आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे तीसरी चीज की, एक और डाउट जो बहुत बच्चों को कई बार होता है कि इसका फॉर्मूला एकदम से चेंज कैसे देखने को मिल जाता है। यदि मैं आप लोगों के पास कंसीडर कर रहा हूँ एक केस, इफ आप लोगों की जो मैंने जो प्लेट की जो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ प्लेट, यहां पर प्लेट की बात कर रहा हूं, यानी मैं वी डी आप लोगों से टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, वी डी एस पी की बात कर रहा हूं मैं आपके प्लेट के लिए, ठीक है। और आप लोगों को इसको दूसरा अपन लोगों ने शो किया था, इसको अपन लोग कह सकते हैं डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू आप लोगों की लेस देन हो जाती है, किससे, मैं कह सकता हूं ये मेरी डिजाइन इन बेयरिंग से, जो आप लोगों की वीडीबी की वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को जो नीटा निकलेगा, यानी यहां पर मुझे क्या लेना है, मेरे को यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन पर पिच लेना है, मिनिमम लेना था। तो मिनिमम मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेट के लिए यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्लेट आ जाएगी, और यहाँ पर मेरी मेन या फिर सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसको मैं क्या कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो शेयर में स्ट्रेंथ आई वो ज्यादा थी, जो बेयरिंग में स्ट्रेंथ आई वो भी ज्यादा थी, और जो प्लेट की नेट एरिया के बेसिस पे मैंने जो स्ट्रेंथ निकाली वो मेरी मिनिमम आ रही है। इसी वजह से मैंने ऊपर जो क्वांटिटी ली है वो कौन सी ली है, उन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से मिनिमम, और फोर्थ जो क्वांटिटी थी वो तो हमेशा से फिक्स है ही, यानी मेन प्लेट या फिर सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ को। इस केस में अपन लोग कई बार देखते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि नेट एरिया के बेसिस पे जब आप लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले को, तो नेट एरिया में मुझे देखने को मिलता है 0.9 ANFU डिवाइड बाई गामा M1, ठीक है। और जब मैं मेन प्लेट की निकालता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है 0.9 AGFU डिवाइड बाई गामा M1, ठीक है, इंटू 100। तो मेरी जो 0.9 वाली जो क्वांटिटी है वो आपस में कट आउट हो जाएगी, ठीक है। मैं कह सकता हूं मेरा जो FU है वो कट आउट हो जाएगा और मेरा गामा M1 भी कट आउट हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बच गया, AN अपॉन AG इंटू 100 मेरे पास फॉर्मूला बच जाता है, किसका, एफिशिएंसी का, ठीक है। अब मैं बात करूं नेट एरिया आप लोगों के पास क्या है, नेट एरिया आपके पास आया था B माइनस एन डी नॉट इंटू टी, और जो ग्रॉस एरिया था वो क्या था मेरे पास, B इंटू टी, यानी उसमें कोई भी बोल्ट होल नहीं हुआ है, इसी वजह से डी नॉट माइनस नहीं कराया है, इंटू 100। तो आप लोगों को जो नीटा का फॉर्मूला कई बार आप लोगों से जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कई बार इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, B माइनस एन डी नॉट डिवाइड बाई B इंटू 100, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप लोगों का ये रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा इजीली कि किस तरीके से फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर रखें, कई बार छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसके बेस्ड आ जाते हैं। आप लोगों को लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये नीटा का फॉर्मूला किस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आप लोगों से एफिशिएंसी की बात करी। अब एफिशिएंसी के लिए आप लोगों को अगर अपन मेन पॉइंट्स कुछ कंसीडर करना चाहें कि किस तरीके से एफिशिएंसी डिपेंड करेगी, उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। वो पॉइंट्स आप लोग याद रखें। सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो पॉइंट है आप लोगों के पास कि जो आप लोगों के चेनिंग की कंडीशंस थी, या फिर मैं कहूं पैटर्न्स थे, ठीक है। पैटर्न्स जो आप लोगों थे वो किस में डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास चेन बोल्टिंग हो रही है या फिर आप लोगों के पास स्टैगर्ड बोल्टिंग हो रही है, डायमंड बोल्टिंग हो रही है, किस तरीके की बोल्टिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं चेन बोल्टिंग की, तो चेन बोल्टिंग में आप लोग देखेंगे कि मेरे पास क्या हो रहा है, 2 बोल्ट मेरे पास मिनिमम यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन डायमंड बोल्टिंग की बात करूं तो डायमंड बोल्टिंग मैंने आपको कुछ इस टाइप से बताई थी, ठीक है। तो डायमंड बोल्टिंग में सबसे पहले जो रप्चर या फिर फेल होगा वो सिंगल बोल्ट के ऊपर ही होगा, ठीक है। और अगर मेरा यहाँ पर सिर्फ सिंगल बोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले में जब आप लोग देखेंगे पिछला जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो नीटा क्या होगा, नीटा क्या होगा मेरा ज्यादा होगा।
अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो ये मेरा क्या होगा, n नीटा मेरा कम होता चलेगा। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ बोल्ट, ठीक है, आप लोगों के इंक्रीज होंगे तो मैं कह सकता हूं मेरा जो नीटा है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक फिनोमिना यहां पर बन रहा है। इसी फिनोमिना के बेस्ड पर मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं, फर्स्ट पॉइंट मेरा जो इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी फॉर डायमंड बोल्टिंग, ये चेन बोल्टिंग है आप लोगों की, ये डायमंड बोल्टिंग है आप लोगों की। ठीक है, तो चेन बोल्टिंग एफिशिएंसी फॉर डायमंड बोल्टिंग, डायमंड बोल्टिंग, या फिर आप इसको डायमंड बोल्टिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर डायमंड पैटर्न अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, इज हायर, ये क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू अदर चेन बोल्टिंग। क्लियर है। दूसरा आप लोगों को यहां पर ये पॉइंट रखना है, वो क्या है, आप लोगों का जो कवर मटेरियल होता है, ठीक है, कवर प्लेट जो आप लोग लगाते हैं, कवर प्लेट मटेरियल बाय, आप लोग कह सकते हैं डायमंड बोल्टिंग, डायमंड, या फिर पैटर्न कर लेते हैं अपन इसको, डायमंड पैटर्न इज लेस। यानी जो कवर प्लेट्स आप लोग उससे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं जो मटेरियल आप लोगों का उसमें लग रहा है। कवर प्लेट मटेरियल बाय डायमंड पैटर्न इज लेस। थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को यहां पर देखना है, दैट इज विड्थ ऑफ मेन प्लेट, जो होती है विड्थ ऑफ मेन प्लेट रिक्वायर्ड फॉर डायमंड पैटर्न, डायमंड पैटर्न ऑफ, आप लोग देखेंगे अरेंजमेंट इज लेस। ठीक है, इज लेस एज कंपेयर टू, अगर अपन कंपेयर करें उसको एज कंपेयर टू चेन, या फिर आप लोग कह लें स्टैगर्ड भी है तो भी उससे कम रहती है आप लोगों की जो विड्थ स्टैगर्ड पैटर्न। ठीक है, आप लोगों को स्टैगर्ड भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। स्टैगर्ड का मेरा मीनिंग था कि अगर दो प्लेट्स आप लोगों की आपस में जुड़ रही हैं तो आप लोगों के कहीं भी अगर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है वो, तो वो आप लोगों का स्टैगर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेन जो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने 3 बताए हैं, वो तीनों पॉइंट्स आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आप लोगों को जो एसएससी के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें जो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्या आते हैं कि आप लोगों को 4 ऑप्शन में से ये बताना होता है कि आप वो चारों सही हैं या उनमें से 3 सही हैं, ए या बी ऑप्शन सही है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट पे बनते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि अगर डायमंड बोल्टिंग में कर रहा हूं तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, अगर ये पॉइंट मुझे कहीं पे मिलता है तो मुझे उस पर टिक करना है, यानी वो मेरा ऑप्शन में होगा। उसके लिए जो कवर प्लेट का जो मटेरियल लग रहा है उसको भी अपन रिड्यूस कर सकते हैं, यानी वो लेस यूज हो रहा है। और जो विड्थ ऑफ मेन प्लेट चाहिए अपन लोगों को डायमंड पैटर्न के लिए, वो भी चेन और स्टैगर्ड के कंपैरिजन में क्या चाहिए होती है, वो अपन लोगों की कम चाहिए होती है। ठीक है, तो यहां पर मेरे को ये चीज क्लियर पता पड़ी। नेक्स्ट आप लोगों के अब जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आप लोगों ने देखा एफिशिएंसी से रिलेटेड। अब अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज वेल्डेड सेक्शन। ठीक है, कि यानी वेल्डिंग के जो कनेक्शंस हैं अपन उसको किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो बात कही वो सिर्फ बोल्ट और रिवेट की बात करी थी, अब मैं कर रहा हूं वेल्डिंग की बात। तो वेल्डिंग भी एक तरीके की कनेक्शंस है। आप लोगों ने वेल्डिंग बहुत देखा भी होगा नेचुरली, आप लोगों ने जो आप लोगों के फैब्रिकेशन की शॉप वगैरह होती है वहां पर आपने वेल्डिंग देखी भी होगी। आप लोगों के जो फर्स्ट जो ईयर जो होता है इंजीनियरिंग का, उसमें आप लोगों को वेल्डिंग करने को मिलता भी है। ठीक है, वहां पर अपन लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते भी हैं। तो अगर मैं वेल्डिंग की अगर आप लोगों से बात करूं तो वेल्डिंग के पहले अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेथड्स, कि वेल्डिंग किन किन मेथड से हो सकती है। क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि वेल्डिंग से जो क्वेश्चन पुटअप हो आप लोगों से, वो क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप होगा सिर्फ और सिर्फ किससे, कि क्या उसके फॉर्मूले हैं। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों के जो होते हैं वो किससे आ जाते हैं, अपन कह सकते हैं कि मेरा उसके पैटर्नों से आप लोगों को वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए अपन लोग वेल्डिंग कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन लोग हेडिंग देते हैं यहाँ पर वेल्डेड कनेक्शन।
ठीक है। वेल्डिंग कनेक्शन, अब आप लोग अपन बात करेंगे किस किस टाइप्स की ये अपने पास होती है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन जब आप दो लोग देखेंगे इसका, तो ये सबसे पहला एक के पास एक आता है, दैट इज फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस, और आप इसमें देखेंगे कि फ्यूजन प्रोसेस में दो टाइप से आप लोगों की वेल्डिंग होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, या फिर अपन इसको कहेंगे मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग देखेंगे दूसरा जो होता है इसमें, दैट इज गैस वेल्डिंग, जिसमें अपन गैस की मदद से अपन लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग को करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्यूजन प्रोसेस के अलावा आपके पास एक और मेथड हो सकता है, दैट इज प्रेशर मेथड। ठीक है, और प्रेशर मेथड के अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो इसमें आप लोगों को दो टाइप से आप लोगों की वेल्डिंग देखने को मिलती है, जिसमें पहला जो टाइप होता है आप लोगों का, दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, और दूसरा जो टाइप होता है इसका, वो होता है आप लोगों का फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपको जो क्लासिफिकेशन है, ये आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से फ्यूजन में दो प्रोसेस होते हैं और प्रेशर में भी आप लोगों के पास दो प्रोसेस होते हैं। अगर इसको अपन समझना चाहें तो यहाँ पे मैं एक छोटे से डायग्राम के मदद से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इसमें कैसे करते हैं अपन लोग। जैसे आप लोगों का एक, आप लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, आप लोगों ने जो प्रोसेस देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड आप लोगों के पास होता है एक। ठीक है, इलेक्ट्रोड को अपन एक, इलेक्ट्रोड का होल्डर होता है जिससे अपन इसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, आप लोगों का इलेक्ट्रोड होल्डर है। इलेक्ट्रोड होल्डर आप लोगों के पास होता है। इस होल्डर में आप लोग कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस करंट फॉलो करता है। ठीक है, कंटिन्यूअस करंट आप लोगों का इसमें फॉलो करता है, और ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे वेल्ड, मतलब मैं कह सकता हूँ मेल्ट होकर, जहां पर भी आप लोगों को वेल्डिंग करनी होती है दो प्लेट्स के बीच में, आप लोगों की वो वेल्डिंग अपन लोग करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेम्परेचर अगर अपन एक बार मेंशन कर दें, तो टेम्परेचर आप लोगों को पता है वो ग्रेटर देन आप लोगों का 3600 डिग्री सेल्सियस आप लोगों का वो होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, इसको अपन जो कह रहे हैं इलेक्ट्रोड, उसको वेल्डिंग रोड भी कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन मेंशन कर दें कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टील का वो कितना होता है, तो आप लोग देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका, वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टील, ठीक है, वो होता है आपका 1450 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो यहां तक अपन लोगों ने सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करी है। अभी तक मैंने आप लोगों से किस तरीके के कनेक्शंस क्या हैं वो अभी तक अपन लोगों ने कोई भी बात नहीं करी है अभी तक। ठीक है, तो यहां तक सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि वेल्डिंग किस किस टाइप से अपन लोग कर सकते हैं। इससे क्वेश्चंस आप लोगों के पुराने तो पूछे गए ही हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि ये बहुत इजी पार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन अब बन भी सकते हैं आप लोगों के, नहीं भी, लेकिन इसको रिवाइज करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन बात करेंगे कि किस तरीके से मेरे को एडवांटेज है अगर मैं वेल्डिंग से जॉइंट बनाता हूं तो। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं कि एडवांटेज क्या है मेरा। एडवांटेज अपन लिख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ वेल्ड से मैं आप लोगों को यहां पर लिखूंगा। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि आप लोगों का जो वेल्डिंग जॉइंट होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। वेल्डिंग जॉइंट
आर मोर एफिशिएंट। ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को इस वजह से लिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के इन्हीं पर ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों से स्टील से पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, इसी वजह से इसके एडवांटेज तक को मैं डिस्कस कर रहा हूं। वरना अपन लोग डायरेक्ट फ्लैट वेल्ड और आप लोगों का जो बट वेल्ड होता है उस पर मैं आप लोगों को रिवीजन पे ले जा सकता था, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोर एफिशिएंट होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, ये इनका एडवांटेज है। ठीक है, इनमें अपन लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अपन लोगों को मिलती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, इज अचीव्ड अप टू 95%। ठीक है, 95% तक आप लोगों को। वेयर एज अगर मैं बात करूं आप लोगों से बोल्टिंग के केस में, वेयर एज इन केस ऑफ बोल्टिंग आप लोगों की एफिशिएंसी जो मैक्सिमम आ सकती है इज 85%, यानी मेरा 10% मोर ही आप लोगों का क्या हो गया है, एफिशिएंट हो चुका है। ठीक है, और एफिशिएंट होने का इसका जो पर्पस है वो इस वजह से है क्योंकि आप लोगों के जो नंबर ऑफ बोल्ट होल्स हैं यहाँ पर, जो अपन ने बोल्ट होल अपन को यहाँ पर करने की कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं अब आप लोगों से टाइप्स ऑफ वेल्ड की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्ड जब आप देखेंगे तो कौन कौन से टाइप्स हैं अपने पास, टाइप्स ऑफ वेल्ड। आप लोगों के जितने भी मैं यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं आप लोगों को वो सारे ढंग से पढ़ के जाने हैं। अगर आप लोग एग्जाम से पहले स्टील में ये पॉइंट्स रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग मान के चलो सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे जिनको हर एक कोई स्टूडेंट जिसने स्टील एक बार भी पढ़ा है वो अचीव आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो डिटेल में स्टील को नहीं पढ़ते, वो फॉर्मूले फॉर्मूले रट के जा रहे हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आप लोगों को भी वही चीज देखने को मिलेगी कि अपन सिर्फ स्टील के कुछ ही क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाते हैं और कुछ क्वेश्चनों को अपन को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में पूछे गए हैं, जबकि वो डिटेल्ड में नहीं पूछे गए हैं, वो उन्हीं के साथ कवर करने के होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है टाइप्स ऑफ फ्लैट वेल्ड अपन देखें। सबसे पहला टाइप्स ऑफ वेल्ड में फ्लैट वेल्ड आ जाएगा। ठीक है, फ्लैट वेल्ड, इसको अपन लोग लैप वेल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये लैपिंग जब होती है दो प्लेट्स में वहां पर काम आता है। ठीक है, फ्लैट वेल्ड। दूसरा जो आप लोगों के पास है दैट इज बट वेल्ड। बट वेल्ड का दूसरा नाम क्या है, अपन लोग कह सकते हैं ग्रूव वेल्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रूव कटिंग करके अपन लोग वेल्डिंग करते हैं। तीसरा है आप लोगों के पास स्लॉट वेल्ड। इसकी अपन स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपन लोगों को इसका क्या पर्पस होता है कि जब आप लोगों की वेल्डिंग की जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है तो कनेक्शन को प्रॉपर प्रोवाइड कराने के लिए अपन स्लॉट वेल्ड का यूज में लेते हैं। और ऐसे ही आप लोगों के पास होता है प्लग वेल्ड। ठीक है, तो प्लग वेल्ड भी आप लोगों को क्या करना है, यूज में लेते हैं अपन लोग। और इसी तरीके से और भी वेल्ड्स हो सकते हैं लेकिन मेनली अपन लोग इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। अब इनका पैटर्न किस तरीके से होता है वो अपन देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यदि ये मेरे पास कोई आई सेक्शन में बनाना चाह रहा हूँ, प्लेट गटर जिस तरीके से बनाता हूँ, तो ये मैंने अलग प्लेट ली है फ्लेंज वाली, वेब की मैंने प्लेट अलग ली है और ये नीचे वाली फ्लेंज भी अगर मैंने अलग ली है और मैं यहाँ पर वेल्डिंग करना चाह रहा हूँ तो वेल्डिंग में कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने वेल्ड कर दिया, यहाँ पर मैंने वेल्ड कर दिया, इस साइड मैंने वेल्ड कर दिया, ये चारों जो पोर्शन थे यहाँ पर मैंने वेल्डिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं वो किस तरीके के हैं, मैं कह सकता हूँ जॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आप लोगों के जॉइंट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, मुझे परपेंडिकुलर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें अपन लोग देख पाएंगे कि इस केस में अपन लोग, जैसे ये है आप लोगों का लैप और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वेल्डिंग करनी है मान लो, तो वेल्डिंग में कहाँ कर सकता हूँ, या तो यहाँ करूंगा मैं और नीड पड़ी तो इस साइड भी करूंगा। तो ये आप लोगों के क्या कहलाता है, फ्लैट वेल्ड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये अपना, फ्लैट वेल्ड कहलाएगा। इसी तरीके से यदि मेरे पास ये कोई प्लेट थी, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरी कोई प्लेट है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे ग्रूव काटने के बाद अगर मैं वेल्डिंग करता हूं तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा,
ये मेरे पास बट वेल्ड कहलाएगा। ठीक है, ये बट वेल्डिंग हो गई है मेरे पास। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे आपके पास आता है स्लॉट वेल्ड। ठीक है, स्लॉट वेल्ड में आप लोग क्या करेंगे कि जैसे यदि आप वो लोग मान के चलें कि ये मेरी कोई प्लेट थी, ठीक है, और इसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग दूसरी प्लेट की हो रही है, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि आप लोगों ने वेल्डिंग करी होगी, जब आप लोगों को दिखेगी वो वेल्डिंग तो किस तरीके की दिखेगी, ये एक प्लेट थी, ठीक है, आप लोगों ने ये दूसरी जो प्लेट थी, तो वेल्डिंग आप लोगों ने कहाँ करी है, इस साइड करी है आप लोगों ने वेल्डिंग, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर वेल्डिंग करी है। बीच बीच में आप लोगों ने क्या करा है, स्लॉट वेल्डिंग भी इन दोनों में प्रोवाइड कराई है, जैसे यहाँ पर। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी वेल्डिंग ये इसके यहाँ पर हो रही थी, तो बीच बीच में मैंने स्लॉट काट के उस प्लेट को इस तरीके से मैंने स्लॉट वेल्डिंग कर दी है। ठीक है, बीच बीच में अपन लोग क्या करते हैं, उसको काट के वहां पर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्लॉट वेल्डिंग कर दिया करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि मेरा जो स्लॉट वेल्ड होता है, स्लॉट वेल्ड और जो प्लग वेल्ड है आपका, वो दोनों के दोनों ही वेल्डिंग क्या है, आर सपोर्टिंग वेल्ड्स। यानी वो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ही अपन लोग यूज में लिया करते हैं, सपोर्टिंग वेल्ड। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है स्लॉटिंग वेल्ड, तो इसको मैं सिर्फ आप लोगों को एक और बार एग्जांपल देके समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है कि यदि ये दो प्लेट्स आपस में जुड़ी थी, अगर मैंने इनकी वेल्डिंग करने के बाद इस वाली प्लेट का जो है सेक्शन है, ठीक है, इस वाली प्लेट के सेक्शन में से अगर मैंने एक इस तरीके से सर्कल काट लिया, कोई सा भी मैं फॉर्म काट सकता हूँ, उस सर्कल के चारों ओर मैंने इस तरीके से वेल्डिंग कर दी, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट में वेल्डिंग कर सकता हूँ, तो ये जो वेल्डिंग कहलाएगी आप लोगों की स्लॉट वेल्डिंग कहलाती है। और इस केस को अपन जब करते हैं जब आप लोगों की अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन फ्लिट वेल्ड, ठीक है, वो आप लोगों की वो क्या हो जाए, उसके कारण जब आप लोगों का ज्यादा हो जाए वो अनसपोर्टेड लेंथ में, ठीक है, आप लोगों की ज्यादा और उसमें मोमेंट्स इंड्यूस होने लगे, तो उस मोमेंट्स को अवॉइड करने के लिए अपन स्लॉट या फिर जो आप लोगों की प्लग वेल्डिंग है उसको यूज में लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग ये समझ लें कि अगर मेरे दो वेल्डिंग पॉइंट्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा। इस बेंडिंग मोमेंट जनरेट ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पर एक स्लॉट काट के यहाँ पर भी वेल्डिंग कर दूं, तो मेरा उस बेंडिंग मोमेंट से मैं बच सकता हूं, और वही आप लोगों को कहलाएगा स्लॉट या फिर प्लग वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब ओवरलैप की। ठीक है, ओवरलैप क्या होता है, जैसे ये मेरी एक प्लेट थी और आप लोगों की ये दूसरी प्लेट उसके ऊपर एज अ लैप जॉइंट आ रही है। ठीक है, तो ओवरलैप क्या हुआ कि मैंने यहां पर वेल्डिंग करी है और ये वेल्डिंग करी है, तो ये जो डिस्टेंस है प्लेट का जो इसके ओवरलैपिंग हो रही है, ये डिस्टेंस जो है आप लोगों को क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस आप लोगों को कहलाएगा ओवरलैप। ओवरलैप, ठीक है, फोर्सेस अपन मेंशन कर देते हैं इस साइड से। अब बात करते हैं कि ओवरलैप जो होती है वो क्या होगी, अपन उसको किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, यानी उसका क्राइटेरिया क्या है। तो आप लोगों को जो मिनिमम इसका क्राइटेरिया दे रखा है, मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड, मिनिमम ओवरलैप रिक्वायर्ड आपको कहाँ दे रखा होगा, कोड में। कोड कौन सा, अपना IS 800 2007 में जो क्राइटेरिया इसका मेंशन है, दैट इज इट शुड बी नॉट लेस देन 4 × T, ठीक है, और 40 mm, ठीक है, विच एवर इज मोर, इन दोनों क्वांटिटी में से 40 mm या फिर 4 × T की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इससे वो क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो T है, T क्या है आपके पास, T है आपके पास थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, यानी जो दोनों प्लेटों में से पतला होगा वही आप लोगों का यहाँ पर थिकनेस को शो कर रहा है। ठीक है, ये टी है आप लोगों का, तो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर टी आ गया, तो इट शुड नॉट बी लेस देन, आप लोग कह सकते हैं 40 और 40 mm। क्लियर है, ये आप लोगों को क्राइटेरिया आप लोगों को कोड में दे रखा है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि
किस तरीके से फ्लैट वेल्ड और अपन उसको डिजाइन करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर अब हेडिंग डाल लेते हैं अपन मेन फ्लैट वेल्ड की, फ्लैट वेल्ड, ठीक है। फ्लैट वेल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये मान लें कि मेरे पास एक कोई प्लेट थी जिस पर वो 90 डिग्री पर दूसरी प्लेट को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहाँ इस पोर्शन में मैं फ्लैट वेल्ड कर दूंगा, ठीक है। इस फ्लैट वेल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक आपको साइड दिख रही है और एक ट्राइंगल सा जो बन रहा है उसकी ये साइड मुझे दिख रही है, ठीक है। इसको अपन एस से डिनोट करते हैं। अब एस क्या है, यहाँ पर एस है आप लोगों का साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। ये जो आप लोगों को जो ये पोर्शन दिख रहा है ऊपर ही ऊपर का, इसको अपन नाम देंगे फेस ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। ये फेस है आप लोगों के फिलेट वेल्ड का, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये जो आप लोगों को दिख रहा है आप लोगों को, इस ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर इसको मैं यहां से ले जाता हुआ यहाँ पर आपको समझाने के लिए अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल बना है, ये एस है, ये एस है और ये आप लोगों का पूरा वेल्ड हो रखा है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि इसकी जो शेप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड की अगर अपन बात करें, स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन फ्लैट वेल्ड का, स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट वेल्ड इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिल गया, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लैट वेल्ड में जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, तो मैं इजीली कह सकता हूँ वो मेरा कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल आप लोगों से पूछ ले कि स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा आप लोगों का, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल की मेरे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, यानी इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल कितना है, ठीक है। इसको अगर मैं अल्फा से शो कर देता हूँ, यानी इसमें अगर मेंशन करूं तो ये एंगल कितना आ रहा है, इसको मैंने अल्फा से शो कर दिया। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो स्टैंडर्ड एंगल ऑफ फ्लैट वेल्ड आपका होता है, स्टैंडर्ड एंगल ऑफ फ्लैट वेल्ड इज 45 डिग्री, ठीक है। कितना होगा, 45 डिग्री आप लोगों का होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को याद में रखने हैं कि कितना कितना अपन लोग एंगल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको सही से मेंशन कर देते हैं, इज 45 डिग्री। दोनों पॉइंट आप लोगों को याद में रखने हैं। इसके बाद भी अपन लोगों के यहाँ पर आता है एस का। अभी तक मैंने एस जो है वो ज्यादा डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, क्योंकि एस की ही बेसिस पर सारा का सारा इसकी स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है। तो अगर मैं उसी ट्राइंगल की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये मेरा जो मैंने वेल्ड का ट्राइंगल बनाया था, ये एस है, ये एस है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि अगर ये दोनों एस अलग अलग हो जाए, ठीक है, इफ ये मैं S1 ले लेता हूं, इसको मैं S2 ले लेता हूं, ठीक है। इफ S1 एंड S2 आर डिफरेंट, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देन साइज ऑफ वेल्ड जो आप लोग कंसीडर करेंगे दैट इज S, वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। मिनिमम आउट ऑफ S1 एंड S2। मैं आप लोगों को श्योरिटी से बता रहा हूं, ये डिटेल्स में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग मान के चलते हैं कि मेरा जो S है वो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो मेरे को S की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कई बार जब क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो आप लोगों को वहां पर ध्यान रखना है कि जो आप लोगों को जो साइज ऑफ वेल्ड होता है वो आप लोगों को मिनिमम लेना है दोनों में से, ठीक है। अब वो मिनिमम क्यों लेना है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैक्सिमम वाला क्यों नहीं लिया मैंने, ठीक है। मेरा जो शेयर जो आप लोगों का होता है, शेयर एरिया ऑफ फ्लैट वेल्ड, वो क्या होगा, शेयर एरिया ऑफ फ्लैट वेल्ड इज साइज कितना है उसका और उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। उसकी साइज और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन मेरे को यहां पर लेना होता है, ठीक है।
तो साइज और अपन उसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज S इंटू LW, ठीक है। वेयर LW क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ वेल्ड, यानी कितनी लेंथ में आप लोगों ने वेल्डिंग करी है, लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब मेरे को, मैंने मिनिमम इस वजह से लिया है क्योंकि ये मेरा शेयर एरिया है, तो मैं एक बार सेफ होने के लिए कि मेरा डिजाइन शेयर स्ट्रेस जो निकले वो सेफर साइड रहे, मैं किसी भी चीज में रिस्क ना लूं, उस वजह से मैं इन दोनों में से मिनिमम क्वांटिटी को लेकर चलता हूं। जैसे आप लोगों ने बोल्टेड कनेक्शन में क्या किया था, उसकी शेयर की जो स्ट्रेंथ थी, बियरिंग की जो स्ट्रेंथ थी और टेंसाइल जो स्ट्रेंथ थी प्लेट की, उन तीनों में से जो मिनिमम थी उसको आप लोगों ने बोल्ट की स्ट्रेंथ कहा था, जॉइंट की स्ट्रेंथ कहा था। वो इस वजह से क्योंकि किसी भी केस में अपन लोग फेल नहीं होना चाहते थे, ठीक है, कि मैं मिनिमम ही कंसीडर कर लूंगा। अगर मैं मिनिमम में सेफ हो गया, ठीक है, तो जो इससे मैक्सिमम जिसमें स्ट्रेंथ आ रही है तो वो तो अपने आप ही सेफ उसमें हो जाते हैं अपन लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मिनिमम साइज अपन लोगों ने ले लिया है और ये डिपेंड किस पर करेगा, ठीक है, डिपेंड ये आप लोगों को करेगा थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर, यानी जो दोनों में से आप लोगों ने प्लेट ली है जोड़ने के लिए, उसमें से जो आप लोगों का थिकर वाला पार्ट है, थिनर नहीं थिकर के लिए ये आप लोगों का वो करेगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूं मिनिमम के लिए, ठीक है, मिनिमम साइज के लिए मैं आप लोगों से ये यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो कोड में जो आप लोगों को प्रोविजन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं कि उसको अपन करें, यहाँ पर एक साइड आप लोगों को बता रखा है थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर, ठीक है, जो आप लोगों का कनेक्टेड है, और दूसरी साइड एक टेबल में आप लोगों को वैल्यूज मिलेंगी किसकी, आप लोग कह सकते हैं एस मिनिमम की, यानी मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, फिलेट वेल्ड। तो यदि आप लोगों का, आप लोग कहें कि ये जो वैल्यू है आप लोगों की अप टू, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आप लोगों से अप टू 10, ठीक है, यानी जीरो से लेकर, यानी जीरो के बाद जैसे 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, वहां से लेकर आप 10 तक का अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप लोगों का मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड रहेगा 3 mm। इस चीज पे जोर इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे ये गलती कर देते हैं कोड से पढ़ने के बाद, कि अगर उनसे 10 mm पे वैल्यू पूछी जाती है तो वो आंसर कर देंगे अपना 5, जबकि वो गलत है। आपका जो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर बताया है अप टू 10, इसमें जो 10 है वो इंक्लूडेड है। दूसरा जो आप लोगों का है इंक्लूड होने के बाद, दैट इज मैं कहूंगा उसको 10 to 20, ठीक है। अगर 10 to 20 में मैं कह दूं कि इसमें 10 इंक्लूड नहीं है बट 20 इंक्लूड है, उस चीज के लिए यहां पर हो जाएगा आपका 5 mm, ठीक है। तो इसको यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको डैश से शो कर रहा हूं कि 10 के लिए ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये ओवर 10 है यहां पर, यानी 10 पॉइंट समथिंग से ये स्टार्ट होगा, क्लियर। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे फिर आएगा आपके पास 20 से लेकर 32, तो यहां पर 20 क्या है, इंक्लूड नहीं है, 20 पॉइंट समथिंग से इंक्लूड है, लेकिन 32 जो है वो इंक्लूड है, तो यहां पर आ जाता है 6 mm। और अगर आपका 32 से भी बड़ा है अप टू 50, ठीक है, तो यहां पर 32 भी आप लोग कहेंगे कि इंक्लूड नहीं है, लेकिन 50 आप लोगों का इंक्लूड है, तो उस केस में आप लोगों को लेना है साइज ऑफ वेल्ड 8 mm, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से किसकी बात करी है, ये मैंने आप लोगों से बात करी है मिनिमम थिकनेस ऑफ या फिर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की, ठीक है। मिनिमम साइज यहां पर मैं लेना चाह रहा हूं, आईएस कोड की ये स्पेसिफिकेशन है, डिपेंड करते हैं थिकर मेंबर पर, और जब ये वैल्यूज आती हैं इसमें 10 आप लोगों का इंक्लूड होता है, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 20 इंक्लूड है, लेकिन इसमें 32 इंक्लूड है और इसमें 50 इंक्लूड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम साइज की, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ
फ्लैट वेल्ड। अगर मैं आप लोगों से बात करूं मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट वेल्ड की, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें आप लोगों का शेप पे डिपेंड करता है कि शेप किस तरीके का है जिसके बीच में अपन वेल्डिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो फर्स्ट मैं आपसे बात करता हूं किसके लिए, स्क्वायर एजेस के लिए। फॉर स्क्वायर एजेस, यदि आप लोगों के पास स्क्वायर एजेस हैं जिसमें आप लोग वेल्डिंग करना चाहते हैं, जैसे कि दो प्लेट्स के लेफ्ट जॉइंट के बीच में, तो आपको जो एजेस मिल रही हैं ये दोनों हैं स्क्वायर एजेस आप लोगों को मिल रही हैं जहां पर आप लोगों को वेल्डिंग करनी है। ऐसे केस में आप लोगों की जो मैक्सिमम जो साइज होगा एस मैक्स, वो कितना हो जाएगा, एस मैक्स हो जाता है अपना थिकनेस माइनस 1.5 mm। ठीक है, थिकनेस माइनस 1.5 mm आप लोगों का मैक्सिमम जो है आप लोगों का साइज हो जाएगा। यानी आप लोगों को अगर मैं उसकी बात करूं थिकनेस में से, तो आपको 1.5 mm तो घटाना ही घटाना है। यानी जब मैं यहाँ पे वेल्डिंग यूज करूंगा तो ये जो मेरा बच रहा है ये कम से कम मुझे 1.5 mm तो छोड़ना ही छोड़ना है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, हो जाएगा मैक्सिमम साइज। अब बात करते हैं टी क्या है। टी आपका थिकनेस है, लेकिन यहाँ पर जो मैं थिकनेस की बात कर रहा हूं वो बात करूंगा थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर की। ठीक है, ना कि थिकर। आप लोग जब मिनिमम साइज निकाल रहे थे, जब मैंने बात करी थी आपसे थिकर की, और जब मैं मैक्सिमम साइज निकाल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से थिनर की। ऐसे ही क्या हो सकता है, आपके पास राउंड एजेस भी आ सकती है। ठीक है, और जब मैं राउंड एजेस की बात करूं आप लोगों से, फॉर राउंड एजेस, तो आप लोग देखेंगे कि राउंड एजेस के केस में आप लोगों को जैसे मान लें कि यदि कोई एंगल था, इस एंगल को किसी प्लेट से या गसट प्लेट से मुझे क्या करना है, अटैच करना है, तो यहां पर मैं वेल्डिंग करूंगा तो ये मेरे को राउंड एज मिल रही है। इस केस में जो एस मैक्स होता है वो होता है मेरा 3/4 इंटू टी। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी साइज मुझे छोड़नी है इसकी, वो कम से कम मुझे कितनी छोड़नी है, अब T/4। ठीक है, जो मैं छोड़ूंगा वो कम से कम T/4 तो वहां पर छोड़कर चलूंगा ही चलूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा जो टी आ रहा है आप लोगों का, टी क्या है, थिकनेस जो होगी मेरी उसके एंगल की, यहाँ पर थिकनेस अपने लोग लेंगे। चलिए, यहां तक मेरी चीज बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एक और चीज जो अपन को लोगों को डिस्कस करनी है कि दैट इज थ्रॉट थिकनेस। ठीक है, थ्रॉट थिकनेस, थ्रॉट थिकनेस को अपन डिनोट करते हैं टी से। अब बात करें कि थ्रॉट थिकनेस है क्या, कि जैसे अगर मैं मान के चल रहा था कि ये मेरे दो प्लेट्स के बीच में आप लोगों ने वेल्डिंग करी थी, ये मैंने वेल्डिंग कर दी। इसका जो ट्राइंगल मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था वो कुछ इस तरीके से बना के दिखाया था। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का उसके फेस से लेकर उसके एंड तक, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए वो चीज। ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का, ठीक है, इस ट्राइंगल में, ये आप लोगों का कहलाता है, ये मेरा थ्रॉट थिकनेस कहलाता है। ठीक है, अब बात करें कि थ्रॉट थिकनेस जो है मेरी वो क्या है। थ्रॉट थिकनेस, अगर आप लोगों से कभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो कि थ्रॉट थिकनेस क्या होगी, ठीक है, तो आप लोग उसमें मेंशन करेंगे एक पॉइंट को कि जो आप लोगों का रिजल्टेंट शेयर होता है, ठीक है, रिजल्टेंट शेयर एक्ट अलोंग थ्रॉट, ठीक है, थ्रॉट लाइन, या फिर आप थ्रॉट वो बोल दें इसको, थ्रॉट थिकनेस जो आ रही है थ्रॉट लाइन के थ्रू वो होगा। ठीक है, और फॉर क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, ठीक है, तो जो मेरी जो थ्रॉट थिकनेस जो होनी चाहिए वो मेरी हमेशा लेस रहेगी साइज ऑफ वेल्ड से, पहली चीज। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मिली कि क्या है, थ्रॉट थिकनेस के अलोंग क्या हो रहा है, थ्रॉट थिकनेस के अलोंग मेरा रिजल्टेंट शेयर लग रहा है। ठीक है, अगर आपसे अगर कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निकली पूछ ले क्या मेरी थ्रॉट थिकनेस एस से ज्यादा होगी या कम होगी, तो थ्रॉट थिकनेस मेरी हमेशा एस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसको अपन एक और डायग्राम के साथ भी समझ सकते हैं
कि यदि जो मेरा ये एक प्लेट थी उसके साथ जो दूसरी प्लेट आप लोगों को यहाँ पे जोड़ने को मिल रही थी, ये जो ट्राइंगल आया था आप लोगों का यहाँ पर, ये क्या था मेरा थ्रॉट थिकनेस था। ठीक है, अब जो थ्रॉट थिकनेस है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो इसके अलोंग मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा क्या लगेगा, शेयर लगेगा। अगर मेरा एक शेयर मैं कह दूं आप लोगों से इस साइड Q2 लग रहा है और इस डायरेक्शन में आप लोगों का Q1 लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो Q इसके अलोंग लगेगा। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं जो फेलियर होगा, ठीक है, फेलियर विल अकर along throat will occur along throat of flat weld। ठीक है, यानी मेरा जो फेलियर ही उसके अलोंग हो रहा है क्योंकि रिजल्टेंट शेयर उसके अलोंग लग रहा है, तो आप लोगों का ये जो फैक्टर है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे लिए। तीसरा जो इसमें एक और पॉइंट आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये आपकी मिनिमम डायमेंशन होती है। ठीक है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेट वेल्ड। फ्लेट वेल्ड की किसी भी क्रॉस सेक्शन का मिनिमम डायमेंशन क्या होता है, मेरा थ्रॉट थिकनेस होता है। थ्रॉट थिकनेस जो निकलता है, जो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं थ्रॉट थिकनेस की, तो वो क्या होगा, साइज मतलब ये जो वेल्ड है डिवाइड बाय √2, डायगोनल का अपन इसी तरीके से निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो 0.707 s बनता है। ठीक है, और ये कब है, जब मेरा जो एंगल है वो 45 डिग्री है अल्फा। ठीक है, यानी ये जो एंगल मेरा यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसकी वैल्यू अल्फा है, तब आप लोगों को ये टी मैक्स मिलेगा, यानी 0.707 आप लोगों को वहां पर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि एंगल आप लोगों के वहां पर मान लीजिए चेंज हो जाए तो क्या करेंगे अपन उस केस में। ठीक है, तो एंगल चेंज होंगे तो वहां पर मैं थ्रॉट थिकनेस को डिफाइन कर दूंगा कि जो मेरा थ्रॉट थिकनेस है दैट इज K इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, यानी एक मेरा कांस्टेंट है K और उसको साइज ऑफ वेल्ड से इनटू करा के मेरे को थ्रॉट थिकनेस मिल रही है, तो मैं इसको KS से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, अब किसी भी केस में जो मेरी थ्रॉट थिकनेस है वो मेरी किसी भी केस में आप लोगों की 3 mm से कम नहीं आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो डायरेक्टली क्वेश्चन जिस पे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि K क्या है। K मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो कैसा कांस्टेंट है, ये आप लोगों का डिपेंड करता है किस पर, एंगल पर, which depends upon angle between flat welds। ठीक है, एंगल between flat weld faces। ठीक है, जो उसकी जो फेसेस है उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा, जो मैंने आप लोगों को बताया उसके बीच पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब आप लोगों को कोड में ये मेंशन है ये टेबल की किस चीज के लिए कितना होता है, रीजन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ आप लोगों से एंगल की, ठीक है, एंगल बिटवीन वेल्ड फेसेस जिसको आप लोग शो करते हैं अल्फा से, और यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं वैल्यू ऑफ K। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, तो आप लोगों को देखेगा कि वो 0.70 K की वैल्यू वहां पर अपन लोग लेकर चलते हैं। और यदि अगर वो 91 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक है तो उसकी वैल्यू अपन लेके चलेंगे 0.65। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो वैल्यू 101 डिग्री से लेकर आपकी 106 डिग्री तक है तो वो वैल्यू वहां पर हो जाएगी K की 0.60। ठीक है, और 107 से लेकर आप लोगों का अगर वो वैल्यू है 113 तक तो आप लोगों की वो वैल्यू हो जाएगी 0.55। ठीक है, और अगर वो 114 से लेकर डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक है तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.5।
50। तो ये मेरे पास एक टेबल निकल कर आ जाती है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो वो बहुत ही आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का कोई सा भी इससे क्वेश्चन पूछे वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज है, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे एंगल मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मेरे एंगल इंक्रीज हो रहा है, नोट में यहाँ पे लिखूंगा अल्फा इंक्रीजेज, ठीक है, तो के जो होता है वो मेरा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि अल्फा जो हो सकता है वो मेरा लेस देन कितना होना चाहिए, मतलब अल्फा लेस देन 60 डिग्री अगर है किसी केस में, या फिर मेरा जो अल्फा है, या फिर जो मेरा अल्फा है ग्रेटर देन 120 डिग्री है, ठीक है, तो कोड ने इसके लिए फ्लैट वेल्ड रिकमेंड ही नहीं किया है, ठीक है, कोड डू नॉट रिकमेंड फ्लैट वेल्ड फॉर इट, यानी अल्फा की वैल्यू 60 से कम नहीं हो सकती है और अल्फा की वैल्यू किससे 120 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती है। उसी केस में अपन लोग फ्लैट वेल्ड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई है। दूसरा जो मेन पॉइंट है, इससे आप लोगों का कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। बात करें कि आप लोगों को ऐसा क्यों है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन ये होता है कि अगर आप लोगों का जो आप लोगों का अल्फा 120 डिग्री से काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों की जो थ्रॉट थिकनेस है, ठीक है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 120 डिग्री देन टीटी इज वेरी लेस, ठीक है, और जब ये बहुत कम हो जाएगा तो मैंने बताया इसी के अलावा आप लोगों का फेल होता है, मिनिमम 3 mm से कम आप लोग ले नहीं सकते हो, तो वो रिकमेंड नहीं करता है कोड, ठीक है, ये रीजन मैंने आप लोगों को बताया। और यदि अल्फा मेरा 60 डिग्री से कम हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है फ्लैट वेल्ड को प्रोवाइड कराना। फ्लैट वेल्ड इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड, ठीक है, तो यहां तक मेरे को फ्लैट वेल्ड का बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब यहां तक आप लोगों ने ये चीजें देखी, उसके बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड, ठीक है। अगर इसको अपन देखें उसमें क्या रहेगा, आप लोगों को पहले दो चीजें आप लोगों के पास रहती, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे इफेक्टिव लेंथ के जो कंसेप्ट को सही से नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्या और जो इसमें टर्म्स यूज हो रही है वो क्या, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मैंने गसेट प्लेट से कोई एंगल सेक्शन या फिर कोई यूज किया है, ये मैंने यहाँ पर वेल्डिंग करी है और एक वेल्डिंग मैंने यहाँ करी, ठीक है, तो ये जो मेरा होगा, ये मेरा एक साइड की जो लेंथ है मैं उसको एल जे से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि सर एल जे क्या है, तो एल जे है मेरा लेंथ ऑफ साइड फ्लैट वेल्ड, क्या है, लेंथ ऑफ साइड सॉरी लेंथ ऑफ साइड फ्लैट वेल्ड, ठीक है। और ये कब होगा, ये होगा हमेशा पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं आप लोगों से कि अब मुझे लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है, तो लेंथ ऑफ वेल्ड मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड विल बी, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड फ्लैट, ठीक है, फ्लैट वेल्ड की बात कर रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू एल जे, यानी दोनों साइड की मैंने कंसीडर कर ली है, यहाँ पर भी वेल्डिंग हो रखी है, इस साइड में वेल्डिंग हो रखी है, इसको 2 इंटू मैंने एल जे यहाँ पर कर लिया। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने कुछ वेल्डिंग कर रखी है, ठीक है,
ये जो मैंने वेल्डिंग करी है इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ आपके लिए, तो उससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा। ये भी वेल्डिंग ही है, ठीक है, और ये भी वेल्डिंग है, और ये ग्रीन से जो आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों को कहलाता है एंड रिटर्न्स। क्या कहलाता है? एंड रिटर्न्स, ठीक है। ये दोनों ही की दोनों चीज आप लोगों की क्या कहला रही है? एंड रिटर्न्स कहला रही है, ठीक है। अब बात करें कि एंड रिटर्न्स है क्या, तो आप लोगों को जो एंड रिटर्न्स होते हैं, ठीक है, एंड रिटर्न्स आपके किसी भी केस में ये 2 इंटू साइज ऑफ फ्लेट वेल्ड से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, साइज ऑफ फ्लेट वेल्ड। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोल दूं तो ये मेरा हो जाएगा एंड रिटर्न शुड नॉट बी लेस देन 2 इंटू एस, क्योंकि एस से अपन क्या शो करते हैं? साइज ऑफ फ्लेट वेल्ड जो आप लोगों ने निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एंड रिटर्न्स पता पड़ गया। अब बात करते हैं कि एंड रिटर्न्स को अपन क्यों कर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, जो मैंने प्रोवाइड कराया एंड के रिटर्न को क्यों प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। एंड रिटर्न्स आर प्रोवाइडेड, एंड रिटर्न्स आर प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, फॉर मिनिमाइजिंग, आप लोगों को फॉर मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, आप लोगों के स्ट्रेस का कंसंट्रेशन वहां पर ना हो जाए, इस वजह से अपन लोग वहां पर क्या करते हैं? उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन समझते हैं कि है क्या, और पहले हो क्या रहा है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है यहाँ पर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशंस अलोंग द लेंथ ऑफ बेड, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन along लेंथ ऑफ बेड, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब है किसी भी एक पॉइंट पर आप लोगों के क्या हो जाना? स्ट्रेस का कंसंट्रेट हो जाना, यानी वहीं पर ही जम जाना। यानी मैं कह सकता हूं जब नॉन यूनिफॉर्म आप लोगों का होगा तो वहां पर क्या होगा कि मेरा जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, और जहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वहां पर एरिया क्या होगा? घटता चलेगा या फिर जीरो होता चलेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपके पास स्ट्रेस अपॉन जीरो एरिया हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगी? मेरी स्ट्रेस इनफाइनाइट हो जाएगी, और उसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। वहां पर आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल फेल होने की स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब एक और अपन लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करेंगे, ठीक है, वो क्या है कि आप लोगों का जो एल जे है, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड प्लेट वेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये आप लोगों का 150 इंटू थ्रॉट थिकनेस, ठीक है, से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का मान के चलें कि एल जे इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो आप लोगों का वही स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो मैंने आप लोगों को बताया उसका फिनोमिना आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एल जे जो है हमेशा 150 इंटू थ्रॉट थिकनेस से कम होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म शेयर, फॉर यूनिफॉर्म शेयर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि अपन लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मेंशन कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करें कि लेंथ ऑफ वेल्ड मेरा क्या होगा, तो लेंथ ऑफ वेल्ड में आप लोगों को एक बार यहीं पे बता देता हूँ, एल डब्ल्यू जो फाइनली आप लोगों का निकल कर आएगा दैट इज लेंथ, आप लोगों की जो निकल के आएगी दैट इज लेंथ ऑफ वेल्ड प्लस 2s, ठीक है। एस क्या हो गया आप लोगों का? मेरा मैं कह सकता हूँ कि साइज ऑफ वेल्ड हो चुका है, और एल डब्ल्यू क्या है आप लोगों का? इफेक्टिव लेंथ जो आप लोगों की आ रही है, ठीक है। यानी 2 इंटू एल जे आप लोगों का, इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू एल जे प्लस 2s, आप लोगों का लेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने मेन जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को ढंग से कवर करने हैं। आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके का कैसा भी कोई भी डाउट है,
आप लोग जब ये मेरे साथ जो लाइव देख रहे हैं तब आप लोगों को डाउट आए, या फिर बाद में भी जब आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तब भी आपको डाउट आए, तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम जो मेरा पेज है दैट इज सिविल बाय नितेश, उस पर आप लोग अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो डाउट्स होंगे उनका मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों के जो जवाब होंगे वो आप लोगों को 100% मिलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आप लोगों को वहां पर मिलती है। जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरा कूपन कोड है दैट इज नितेश 10, आप लोग इसको यूज करके वहां पर 10% डिस्काउंट आप लोगों को रेगुलर प्राइस पर मिल जाएगा। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप लोग मेरे से जुड़े रहें, स्टील को अच्छे से रिवाइज करते रहें। आई होप आप लोगों के सारे एग्जाम्स आप लोग सक्सेसफुल होंगे और आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, रैंक अच्छी स्कोर कर सकेंगे। थैंक यू।